इन्होंने ज़्यादातर डचों ने ज़्यादातर अपने केंद्र खोले थे बंगाल में और समुद्र तटीय इलाकों के पास, जैसे अहमदाबाद हो गया, सूरत गुजरात हो गया। ठीक है, एक दो स्थान जैसे आगरा इन्होंने स्थलीय क्षेत्र में खोल दिया था। जैसे याद रखिएगा, नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, पीपली जो बंगाल में, भरूच गुजरात, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद गुजरात। तो ये तटीय इलाकों के पास इन्होंने खोले अपने व्यापारिक केंद्र। ये याद रखिएगा, ये कुछ इम्पोर्टेंट डचों के केंद्र है: नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, पीपली, भरूच, आगरा, कोचीन और अहमदाबाद। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष। अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुए, इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले कर्नाटक का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कब हुआ? 1746 से 1748 के बीच। और इसके तात्कालिक कारण क्या थे? अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया गया था। मतलब अंग्रेज जो थे, एक कैप्टन बर्नेट जब था, इसने फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया था। तो इससे फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच कर्नाटक के युद्ध हुए। ठीक है, और इसके अंग्रेजी और फ्रांसीसी युद्धों के बीच का जो कारण थे वो एक ये भी था कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था इनके बीच। मतलब ऑस्ट्रिया जो देश है, वहाँ उसका उत्तराधिकार किसको मिलेगा, उसका अधिकार किसको मिलेगा? इसमें अंग्रेजी और फ्रांसीसी वहाँ युद्ध कर रहे थे। तो उसका परिणाम यहाँ भी हुआ भारत में कि यहाँ भी इनके बीच में आपस में युद्ध हुआ। और इसी उत्तराधिकार युद्ध के दौरान एक्सला शापेल की संधि हुई थी 1748 में। किसके बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। और इसका परिणाम ये हुआ कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया। अब दोस्तों, ये संधि की डेट याद रखिएगा, वर्ष याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1748 ईस्वी, एक्सला-शापेल की संधि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। और इसका परिणाम ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था वो समाप्त हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। वांडीवाश युद्ध भी किसके बीच हुए? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। कर्नाटक के युद्ध 1746 से 1748 और वांडीवाश युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कब हुए? जनवरी 1760 में। और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? आयरकूट ने। आयरकूट जो अंग्रेजों के गवर्नर थे, उन्होंने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया? काउंट डी लाली फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व करते हैं। और इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? वांडीवाश युद्ध जो जनवरी 1760 में हुआ, इसका परिणाम क्या होता है? अंग्रेज विजेता होते हैं। इसमें अंग्रेज जो होते हैं फ्रांसीसियों को हरा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। कुछ महत्वपूर्ण वर्ष हैं जो पुर्तगाली व्यापारिक कंपनियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण वर्ष हैं। जैसे हमने देखा कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आता है, भारत की खोज करता है। इसके बाद इसके जो पुर्तगालियों के प्रथम गवर्नर थे वो कौन थे? प्रथम वायसराय और गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1505 ईस्वी में प्रथम वायसराय और गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अंजी द्वीप और कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण कराया था। ठीक है,
पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण कराया था। और दोस्तों मैं याद दिलाना चाहूँगा आपको, इन्हीं के समय में ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1505 ईस्वी में ये बने थे। ठीक है, इसके बाद पुर्तगाली गवर्नर आता है जो इम्पोर्टेंट है, वो है नीनो डी कून्हा। नीनो डी कून्हा कब से कब तक रहा? 1529 से 1538 तक। और इसके बाद पुर्तगाली जो महत्वपूर्ण वर्ष है पुर्तगाली कंपनियों का, वो क्या है? 1534। 1534 में क्या हुआ था? जो बंगाल का शासक था तत्कालीन, गियासुद्दीन महमूद शाह ने पुर्तगालियों को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी। कहाँ कहाँ दे दी? सतगांव और चटगांव जिले में। बंगाल के चटगांव और सतगांव जिले में पुर्तगालियों को फैक्ट्री लगाने की अनुमति किसने दे दी? गियासुद्दीन महमूद शाह ने 1534 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो बंगाल का शासक तत्कालीन कौन था 1534 ईस्वी में? गियासुद्दीन महमूद शाह, जिसने चटगांव और सतगांव जिले में, बंगाल के जिले थे चटगांव और सतगांव, यहाँ पुर्तगालियों को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी। अब दोस्तों हम इनके वापसी की ओर चलेंगे। वापसी का वर्ष है 1961, जब गोवा स्वतंत्र होता है पुर्तगालियों से। तो इस वर्ष यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे, तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन थे? मैनुअल एंटोनियो और वसालो ए सिल्वा। मैनुअल एंटोनियो और वसालो ए सिल्वा, ये दोनों अंतिम गवर्नर जनरल माने जाते हैं पुर्तगाली। और यहाँ गोवा स्वतंत्र हो जाता है और पुर्तगाली शक्ति का भारत से पलायन हो जाता है, इनकी वापसी हो जाती है। तभी कहते हैं कि सबसे पहले आए थे पुर्तगाली 1498 में और सबसे आखिर में गए, अंग्रेज़ों से भी बाद में गए 1961 में, जब गोवा स्वतंत्र हुआ पुर्तगालियों से। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ एक वर्ष दे रखा है, चार्ल्स द्वितीय के बारे में कुछ दे रखा है। इंग्लैंड के सम्राट थे 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय। जब पुर्तगाल और इंग्लैंड के अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष चल रहा था भारत में, तब पुर्तगालियों ने एक रास्ता निकाला कि अपनी पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय से कर दिया, जिससे इनके बीच संघर्ष थोड़ा विराम हो जाए। तो 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। और इस विवाह में इनको दहेज में बम्बई जो उस समय नाम था, वो दिया गया चार्ल्स द्वितीय को। अच्छा, ये दहेज में दिया गया बम्बई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बम्बई में कंपनी को, अंग्रेज़ों को व्यापार करने की अनुमति दी गई। इसके बाद चार्ल्स द्वितीय क्योंकि इंग्लैंड के सम्राट थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो इनको मुंबई मिला हुआ था, इसको 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि आप जाइए, आप हमको 10 पाउंड वार्षिक किराया देते रहिए और वहाँ पर व्यापार करते रहिए बम्बई में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम कुछ विविध पढ़ेंगे। विविध क्या पढ़ेंगे? विविध महाराजा रणजीत सिंह ने तोपें, गोला और बारूद बनाने के कारखाने स्थापित किए थे। कहाँ स्थापित किए? लाहौर और अमृतसर में। किसने स्थापित किए? महाराजा रणजीत सिंह, जो पंजाब प्रांत के थे, इन्होंने लाहौर और अमृतसर में तोपें, गोला और बारूद बनाने के कारखाने स्थापित किए। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे। आमेर के राजा सवाई जय सिंह, आमेर के राजा कौन थे? जो तत्कालीन राजा थे सवाई जय सिंह। इन्होंने क्या किया? यूक्लिड एक गणितज्ञ हैं, इनके रेखा गणित के तत्वों का अनुवाद संस्कृत भाषा में करवाया।
मतलब रेखा गणित में जो सिद्धांत, प्रमेय और नियम होते हैं उसका संस्कृत भाषा में अनुवाद करवाया। किसने? आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने। ठीक है दोस्तों। यूक्लिड एक गणितज्ञ थे रेखा गणित के। इसके बाद टीपू सुल्तान के बारे में, श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण हेतु धन देने वाला मुस्लिम शासक कौन था? टीपू सुल्तान। श्रृंगेरी जो मंदिर है दक्षिण में, इसमें शारदा देवी की मूर्ति का निर्माण होना था, इसके लिए टीपू सुल्तान ने धन दिया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवाई को समाप्त किया 1818 ईस्वी में। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो वो अंग्रेजी गवर्नर था तत्कालीन, उसने पेशवाई को समाप्त किया। पेशवाई मतलब जो पेशवा लोग होते थे वो पेशवाई प्रथा थी, उसको समाप्त किया 1818 ईस्वी में। इसके बाद द पायनियर, देखिए द पायनियर समाचार पत्र 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से किया था। किसने निकाला था? प्रारंभ किया था इसका जॉर्ज एलन ने। जॉर्ज एलन अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 में इलाहाबाद से किया। अच्छा दोस्तों, उस समय जो है प्रेस जो पत्रिकाएं थी वो छप रही थी, तो उस समय अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जो देसी भाषा की पत्रिका थी उस पर लगाम लगाने के लिए एक एक्ट जारी किया जिसको कहते थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 ईस्वी में ये एक्ट जारी होता। 1878 ईस्वी में इस एक्ट से, इस अधिनियम से बचने के लिए एक पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका। ये रातों रात, मतलब रात ही रात में इसको अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित कर दिया गया। ये पहले देसी भाषा में थी और इसको रूपांतरित किस में कर दिया गया? अंग्रेजी भाषा में, कि इस एक्ट से बच जाए वरना ये बंद हो जाएगी। अमृत बाजार पत्रिका दोस्तों याद नाम रखिएगा, 1878 ईस्वी में अमृत बाजार पत्रिका। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इसके जो संस्थापक थे वो थे शिशिर कुमार घोष। याद रखिएगा नाम दोस्तों, शिशिर कुमार घोष। ये बंगाल की पत्रिका थी, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका, इसको रातों रात अंग्रेजी में रूपांतरित किया गया, इसका ट्रांसलेशन किया गया, अनुवाद किया गया। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, विविध में हम देखेंगे कि राजसी उपाधि अधिनियम, इस राजसी उपाधि अधिनियम एक पारित हुआ था 1876 ईस्वी में, और इसको किसने पारित किया था? ब्रिटिश संसद ने पारित करवाया था। ये इसके तहत क्या हुआ था? इसके तहत महारानी विक्टोरिया जो थी, इंग्लैंड की महारानी थी, उनको भारत की साम्राज्ञी का दर्जा दिया गया था। उनको भारत की साम्राज्ञी का दर्जा इस अधिनियम के तहत 1876 में दिया गया, और इस अधिनियम को पास किया ब्रिटिश संसद ने। इसको राजसी उपाधि अधिनियम कहते हैं। 1876 में, याद रखिएगा दोस्तों, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी का दर्जा दिया जाने लगा, राजसी उपाधि अधिनियम। आगे बढ़ेंगे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में क्या था? विधवा लोग जो हो जाती थी, विधवा हो जाती थी, उनका दोबारा से विवाह कराने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया, एक अधिनियम लाया गया, जिसको प्रस्तुत किया गया, प्रारूपित किया गया लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी 1856 तक थे, तो इसको इनके समय में लाया गया, लेकिन अधिनियमित कब किया गया? अधिनियमित मतलब लागू कब किया गया? 26 जुलाई 1856 को। और उस समय ये नहीं थे, डलहौजी नहीं थे, उस समय थे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों तो ये दो अलग अलग प्रश्न बनते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। एक प्रारूपित और प्रस्तुत कब किया गया? लॉर्ड डलहौजी के समय में, और लागू कब किया गया? 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है दोस्तों, तो ये भी प्रश्न आ सकता है अलग दोनों तरह से,
कि लागू कब किया गया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम? 26 जुलाई 1856 में। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। और ये भी आ सकता